वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बताने वाले हैं जो जनरली इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। इसके पहले मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर और इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले और सारे प्रश्न के का पार्ट 1 वीडियो भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रीशियन से क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कि विद्युत मोटर घूर्णन विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को अपने से बाहरी सर्किट की मदद से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर के मुख्य दो घटक स्टेटर और रोटर हैं। स्टेटर स्थिर भाग है और रोटर एक विद्युत मशीन का घूर्णन हिस्सा है। ये कई प्रकार के इलेक्ट्रिकल मोटर हैं, जैसे कि डीसी मोटर, एसी मोटर, मोटर के विशेष प्रकार यानी डीसी मोटर को डायरेक्ट करंट मोटर बोलते हैं। तुल्यकालिक मोटर मतलब कि एसी मोटर, अल्टरनेटिंग करंट मोटर, ठीक है। और मोटर के विशेष प्रकार मतलब स्पेशल मोटर। तो स्पेशल मोटर में आपका यूनिवर्सल मोटर ये सब आ जाता है। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं इंग्लिश में। इलेक्ट्रिकल मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। इसमें दो होता है, जो स्टेटर और रोटर होता है। स्टेटर जो पार्ट होता है वो आपका स्थिर पार्ट होता है और रोटर जो होता है वो आपका घूर्णन होता है, मतलब कि घूमता है, वो रोटेशन होता है, ठीक है। और जो मशीन का जो घूर्णन हिस्सा है वो आपका कौन सा होता है? रोटर होता है, ठीक है। रोटर जो का अपना आरपीएम होता है और स्टेटर का अपना आरपीएम होता है, ठीक है। डीसी मोटर बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और एसी मोटर में भी आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो गया और बहुत सारे प्रकार के मोटर हो। चलिए देखते हैं 3 फेज मोटर का कंस्ट्रक्शन। इसमें देखिए आई बोल्ट है। आई बोल्ट का काम होता है कि मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा कर ले जाना है। रोटर बार से, रोटर बार में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है इसी के सहायता से बनता है और पूरे रोटर को घुमाने में मदद करता है। ये फैन है जो कि कूलिंग फैन बोलते हैं उसको। नॉन ड्राइव इंड शील्ड है, ठीक है। रोटर इंड से फैन कवर है। इसके देखिए लेफ्ट साइड में फैन कवर होता है ना। मोटर फिट बेस, जहाँ की मोटर को इंस्टॉल किया था उसमें फिट है और बेस है। इनक्लोजर है, ये स्टेटर इसको बोलते हैं। माउंटिंग होल है, जहाँ की हम लोग मोटर को जो है ये करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इरेक्शन करते हैं, वहाँ पे बोल्ट लगाते हैं, ठीक है। स्टेटर है ये, है ना। बेयरिंग्स है, बेयरिंग्स दोनों साइड में रखता है रोटर के। साफ्ट की है, साफ्ट की में हम लोग पुल्ली को जो है डाल के उसमें फिट करते हैं, ठीक है। फिर साफ्ट हो गया, है ना, ड्राइव इंड साफ्ट। और ये आप रोटर है, ठीक है। रोटर इसको बोलते हैं जो कि घूमता है, ठीक है ना। और ये है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स में क्या होता है कि अगर आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, अगर 5 HP से ऊपर है तो मेरा यह 6 बार जा करके कनेक्ट होता है, ठीक है ना। अगर 5 HP से नीचे है तो हम लोग ड्यूल स्टार्टर के तहत जो होता है 3 वायर जो है इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है, टर्मिनल बॉक्स में। तो ये आपका 3 फेज मोटर का ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। रोटर बार्स में आप देखते हैं ये पतला पतला लाइन खींचा होता है ना। ये क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसी के तहत जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद जो होता है ये स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। इसी से जो है स्पीड को बढ़ाया जाता है, ठीक है। बेसिकली फैन का काम होता है कि जब मोटर गर्म होता है तो बाहर से हवा खींच करके उसको मोटर को ठंडा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है और इसका रेटिंग केवीए में क्यों होता है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक वैकल्पिक वर्तमान सर्किट से एक या एक से अधिक अन्य सर्किट तक स्थानांतरित करता है। जैसे कि स्टेप डाउन में करता है और स्टेप अप में करता है, विदाउट चेंजिंग एनी फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज की वजह से करता है, ठीक है। यानी आप इस तरह बोल सकते हैं इंग्लिश में, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग एनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको आप ऐसे ये स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप किसको बोलते हैं? स्टेप अप उसको बोलते हैं जो कि जैसे कि हम प्राइमरी साइड में जो मेरा वोल्टेज होगा वो कम होगा। मान लीजिए 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से हम 72 वोल्ट निकालें तो 5 वोल्ट क्या हो गया? इनपुट
मतलब प्राइमरी साइड हो गया, और जो आउटपुट साइड जो 72 वोल्ट निकला उसको स्टेप अप बोल देंगे। और स्टेप डाउन में भी उसी था, जो सेकेंडरी साइड से में जो वोल्टेज निकलता है उसको स्टेप डाउन बोलते हैं। अब इसका रेटिंग जो होता है ये केवीए में क्यों होता है, इसके पीछे 3 रीज़न है। ठीक है, देयर आर 3 रीज़न। द ट्रांसफार्मर हैज़ टू सप्लाई ट्रांसफर बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फ्रॉम वन एसी सर्किट टू द अनदर, and hence it has to transform total power that is nothing but apparent power। ठीक है, apparent power का आप फॉर्मूला दे सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अंडर रूट को हमने 1/2 से दर्शाया है, उसको अंडर रूट बोलते हैं। द S इज हैविंग यूनिट ऑफ VA एंड हेंस ट्रांसफार्मर आर रेट D इन टर्म्स ऑफ KVA और MVA। ठीक है, तो ये आपका पहला कारण हो गया। आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर कैसा होता है, देखिए आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, ये जो 3 आप देख रहे हैं यही होता है प्राइमरी, है ना, प्राइमरी यही आता है, केबल आके यहाँ ऐड होता है और सेकेंडरी से आउट होकर के, यानी ये ST लाइन से आता है केबल, है ना, ST सप्लाई बुशिंग में आता है, और उसके बाद जो है सप्लाई जो है आपका सेकेंडरी से आउट होकर के और जितने सारे अप्लायंसेस है उसमें चला जाता है। ठीक है, एक पैनल कहता था ना, इसके लिए पैनल हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं दूसरा कारण। तो ट्रांसफार्मर के निर्माण के समय यह ज्ञात नहीं कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की लोड को सर्व करेगा, यानी R माने रजिस्टिव लोड, RL मतलब रजिस्टिव और इंडिकेटिव लोड, RC मतलब रजिस्टिव और कैपेसिटिव लोड, या RLC मतलब रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड, या किसी अन्य को। इसलिए अपरेंट पावर के लिए ये जो होता है लाभकारी होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमेशा जो डिज़ाइन होता है 0.8 पावर फैक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि हमको ये पता नहीं रहता कि ये किस लोड में जुड़ने वाला है। ठीक है ना, ये रजिस्टिव लोड भी हो सकता है, इंडक्टिव लोड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका तीसरा कारण देखते हैं। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉस जो कि करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसको I2R लॉस भी कहते हैं। P=VI, B=IR, तो I2R हो गया। ठीक है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। आयरन लॉसेस जो वोल्टेज पर निर्भर है, आयरन लॉसेस किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज। तो वोल्ट का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स होता है ना, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स होता है। इसलिए टोटल लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस, जो कि वोल्टेज एम्पियर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा रीजन हो गया ट्रांसफार्मर का रेटिंग, इसीलिए हमारा KVA में होता है। ठीक है, आप इसको जो है इस तरह से इंटरव्यू में बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनरेटर क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जनरेटर उपयोगी उपकरण है जो बिजली कटौती के दौरान विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं और दिन और रात के मामलों और गतिविधियों या विभिन्न स्थितियों और स्थानों में संचालन में व्यवधान को रोकते हैं। अन्य उपकरण के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक जनरेटर बाहरी स्रोत से प्रदान की गई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप कह सकते हैं कि जनरेटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। और उसमें क्या था आपका मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर क्या करता है उसके विपरीत करता है। ठीक है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित करता है। ठीक है ना, तो ये होता क्या है कि जब जनरेटर क्या होता है कि आपका पहले सप्लाई जो है आपका जितने सारे अप्लायंसेस है वो लाइन पे चल रहा था। ठीक है, अचानक लाइन कटा। ठीक है, लाइन कटने के बाद क्या होता है कि लाइन कटते ही जनरेटर में हम लोग ATS उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। ठीक है, उसके तहत क्या होता है कि मेरा जो जनरेटर होता है वो टाइमर होता है, टाइमर के तहत हम लोग दे देते हैं उसमें। ठीक है ना, टाइमर के तहत क्या होता है कि देने के बाद वो आपका जो है स्विच हो जाता है। ठीक है, कुछ सेकंड लाइन से आपका जनरेटर पर स्विच हो जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका जो है सारा सप्लाई जो है आपका निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैकेनिकल चलता है और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। यह विद्युत चुंबकीय, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे कानून के आधार पर काम करता है। जनरेटर कोई ऐसा उपकरण नहीं है जो बिजली पैदा करता हो। एक जनरेटर प्रदान की गई यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करता है और अपनी वाइंडिंग के तार के अंदर वर्तमान विद्युत आवेशों के प्रवाह को बल देता है। विद्युत आवेश का यह प्रवाह विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले आउटपुट विद्युत प्रभाव को बनाता है। ठीक है, तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर जो है जनरेटर जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, यह समझने के लिए कि जनरेटर क्या पैदा करता है, पानी के पंप पर विचार करना बेहतर है। पानी का पंप पानी का प्रवाह तो करता है, लेकिन उसमें से बहने वाला पानी नहीं बनाता। सरल शब्द में आप कह सकते हैं कि जनरेटर गति की शक्ति को पकड़कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इसे विद्युत सर्किट के माध्यम से बाहरी स्रोतों के इलेक्ट्रॉन को मजबूर करके बिजली में बदल देते हैं। जनरेटर विद्युत मोटर के समान होते हैं, लेकिन ये विपरीत में काम करते हैं। ठीक है, ये विद्युत मोटर के समान होते हैं। जनरेटर क्या होते हैं? विद्युत मोटर के समान होते हैं, लेकिन विपरीत में काम करते हैं। ये विपरीत किस केस में? कि जनरेटर जो होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और विद्युत मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस समानता यही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिकल मशीन में आग लगने का रीज़न क्या होता है? पहला रीज़न होता है लूज कनेक्शन। तो एमसीबी में जो भी आप वायर का कनेक्शन करते हैं वो लूज ना छोड़े, है ना, पूरा टाइट करें, अदरवाइज स्पार्क करता है तो आग लग सकता है। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। तीसरा आपका होता है ओवरलोड। ओवरलोड अगर हो जाएगा, मान लीजिए 63 एम्पियर का एमसीबी, उससे ज़्यादा लोड देंगे तो ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड से एमसीबी खराब भी हो सकता है और आग लगने की भी संभावना बढ़ सकती है ना। यूजिंग ऑफ फॉल्टी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जो भी डिवाइस लगाएंगे अगर वो फॉल्टी होगा तो भी आग लग सकता है ना। और पांचवा जो होगा लास्ट, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को आपस में मतलब कि एमसीबी के तहत हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया जो कि इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं और पल पल का नोटिफिकेशन पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।